हेलो हेलो हेलो। तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूँ आप सभी मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। आज हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं जेई टेस्ट 2 का पेपर। इस सॉल्यूशन को देखने से पहले टेस्ट दे लें, उसके बाद ही ये सॉल्यूशन देखें। तो बिना समय बर्बाद की स्टार्ट करते हैं, राइट। तो यह पहला क्वेश्चन तो बोल रहा है शॉर्ट डायपोल ऑफ डायपोल मोमेंट P is placed along x axis at a distance d from a long wire having uniform linear charge density lambda. Find minimum work to align this dipole along y axis. तो ये कह रहा है बेसिकली कि ये डायपोल ऐसा है, अभी ये दिख रहा है आपको, डायपोल ऐसा है, इसको आपको ऐसे अलाइन करना है। ये इनिशियल पोजीशन है ऐसी, और इस इनिशियल पोजीशन से आपको इस फाइनल पोजीशन पे डायपोल को ले जाना है। तो कितना वर्क करना पड़ेगा ये पूछ रहा है। चल, तो कैसे निकालेंगे? जस्ट अ सेकंड। तो सबसे पहले डी डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी बिकॉज ऑफ दिस लाइन चार्ज, हमें मालूम है इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है। डी डिस्टेंस पे कितनी होगी? वो होगी लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। आर डिस्टेंस पे ये होती है इलेक्ट्रिक फील्ड। हमको डी डिस्टेंस पे लिखना है तो हम इसको 2 पाई एप्सिलॉन नॉट डी लिख देंगे। अब इनिशियल कंडीशन में जो एनर्जी होगी इस डायपोल की वो क्या होगी? यू वाई। सर वो होगी माइनस पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर। ये कितना हो जाएगा? अब यहाँ से देखो इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ द लाइन चार्ज कैसा होगा? आपको मालूम है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसी होगी, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो डायपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में जो एंगल है वो क्या है? 0 डिग्री है। तो इनिशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? माइनस पी इंटू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट डी इंटू कॉस 0। तो ये कितना हो जाएगा? माइनस पी लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट डी। ये क्या हो गया? इनिशियल एनर्जी होगी। अब जब उसको अलाइन कर दिया तो फाइनल एनर्जी क्या हो जाएगी? अब देखो भाई, फाइनली इलेक्ट्रिक फील्ड ये है और डायपोल को हमने ऐसे बना दिया, ऐसे डायपोल को अलाइन कर दिया, राइट। आप क्लियरली देख सकते हो कि इनके बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री का है। तो यू एफ कितना हो जाएगा? सेम फॉर्मूला लगाएंगे, माइनस पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर। तो ये कितना हो जाएगा? माइनस पी इंटू लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट डी इंटू कॉस 90 डिग्री। ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0। तो वर्क डन क्या होगा भाई साहब? वर्क डन क्या होगा? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो वर्क डन क्या होगा भाई साहब? वो हो जाएगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, मतलब यू एफ माइनस यू वाई। यू एफ तो 0 है, यू वाई क्या था? माइनस पी लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट डी। तो ये हमारे पास आ जाएगा पी लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट डी। तो हमारे पास ये ऑप्शन यहाँ पर सी हमारे पास सही है। ये था पहला सवाल। नेक्स्ट ये क्या बोल रहा है भाई? अ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल विथ स्पेसिफिक चार्ज अल्फा। अच्छा, कुछ स्पेसिफिक चार्ज की बात हो रही है। व्हाट इज स्पेसिफिक चार्ज? ठीक, स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है भाई? स्पेसिफिक चार्ज का मतलब होता है Q अपॉन M, चार्ज अपॉन मास, इसको कहते हैं स्पेसिफिक चार्ज। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक। फिर बोल रहा है कि एक्सेलरेटेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस V। अच्छा, मतलब काइनेटिक एनर्जी हमको पता है Q इंटू वी, कैपिटल V। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस V से एक्सेलरेट किया तो काइनेटिक एनर्जी सवाल में मिल गई हमको। मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर करता है वो, और फिर आपको ये थीटा बतानी, मैग्नेटिक फील्ड का लेंथ L दिया हुआ है। कैसे बताओगे? सर ये यहाँ पर ना एक पॉइंट कोई होगा O, उसके अबाउट ये क्या करेगा? सर्कुलर मोशन करेगा। क्या करेगा? सर्कुलर मोशन करेगा। और ये एक पूरा का पूरा सर्किल का पार्ट है, ये पूरा का पूरा सर्कुलर मोशन करके ऐसे पहुंचेगा वो, लाइक दिस। अब अगर ये थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा बेटा? थीटा हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा? थीटा। ये हो जाएगा एल, ये हो जाएगा आर। अब इस सर्किल का रेडियस, सर्किल का रेडियस का फॉर्मूला हमको मालूम है। जो सर्किल है, जो जिस सर्किल पे मूव करेगा उसका रेडियस है एम वी अपॉन क्यू बी।
इसको हम लिख सकते हैं m अपॉन अल्फा भी। अरे q अपॉन m को हमने अल्फा लिख दिया जो कि सवाल में बोला है। अब यहाँ से इस ट्राइंगल से अगर आप देखो तो आप साइन थीटा भी लिख सकते हो कि नहीं? हाँ सर लिख सकते हैं। साइन थीटा क्या हो जाएगा? l अपॉन आर हो जाएगा। अब यहाँ पर l अपॉन आर की वैल्यू हम यहाँ पे लिख देंगे m अपॉन अल्फा भी। तो यहाँ से हमको साइन थीटा की वैल्यू क्या मिल गई? साइन थीटा की वैल्यू हमको मिल गई अल्फा बी एल अपॉन एम, नहीं वी अपॉन अल्फा भी होगा ना, ये वी अपॉन अल्फा भी अपॉन वी। ये हमारी इक्वेशन नंबर बन जाएगी 2। अब ऐसा तो ऑप्शन कुछ भी नहीं, रूट वूट तो है ही नहीं हमारे आंसर में, क्योंकि हमें थीटा ही निकालना है। ठीक है, अब क्या करें? अब यहाँ पर ये जो आपको यहाँ पे ये स्मॉल वी क्या है? वेलोसिटी है, जो कि चेंज नहीं होगी। जिस वेलोसिटी से ये एंटर करेगा उसी वेलोसिटी से यहाँ पे ये एग्जिट करेगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो है इस पे वर्क नहीं करेगी। रिकॉर्ड हो रहा है ना? मैग्नेटिक फील्ड क्या नहीं करेगी बेटा? वर्क नहीं करेगी। ठीक, तो वेलोसिटी चेंज नहीं होगी बेटा। ठीक, वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। तो ये वेलोसिटी की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास एक रिलेशन हमको क्वेश्चन में गिवन है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्यू वी बी। तो इसका हम यूज कर लेंगे, इसका हम क्या कर लेंगे? यूज कर लेंगे। तो करते हैं भाई। तो हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी क्वेश्चन में बताया गया है कि कितनी हो जाएगी? क्यू इंटू वी, क्योंकि वी पोटेंशियल से एक्सेलरेट हुआ है। काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? हाफ एम वी स्क्वायर। स्मॉल वी क्या है? वेलोसिटी है, याद रखना। क्यू इंटू वी, कैपिटल वी क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस, जिससे उसको एक्सेलरेट किया गया। तो यहाँ से हमको v मिल गया अंडर रूट ऑफ 2qv बाई m, ये हमको मिल गया। और इसको हम क्या कर देंगे? पुट इन इक्वेशन नंबर 2, इसको हम 2 में पुट कर देंगे। ठीक है, ये हमारी जो इक्वेशन नंबर 2 थी इसमें हम पुट कर देंगे। तो हमको मिल जाएगा क्या? साइन थीटा इज इक्वल्स टू अल्फा इंटू बी इंटू एल अपॉन वी। इसमें आप पुट करोगे अल्फा इंटू बी इंटू एल, और 1 अपॉन वी की जगह आप क्या पुट कर दोगे? m अपॉन 2qv। अब एक बात बताओ, q बाई एम को हम अल्फा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम साइन थीटा को हम कैसे लिख पाएंगे? देखना जरा, अल्फा इंटू बी इंटू एल इंटू अंडर रूट ऑफ 1 अपॉन 2 अल्फा वी। अब यहाँ देखो अंडर रूट अल्फा से ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास बन जाएगा बी एल अंडर रूट ऑफ अल्फा अपॉन 2 वी। तो यहाँ से हमको थीटा मिल जाएगा, वो हो जाएगा साइन इनवर्स बी एल इंटू अंडर रूट ऑफ अल्फा अपॉन 2 वी, ये हमको मिल जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया। यस, अब यहाँ ऐसा ऑप्शन है क्या कोई? क्या ऐसा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है मेरे को। यस, ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है। तो ये हो गया। ठीक, अब ये आ गया अगला सवाल, ये आ गया अगला सवाल। ठीक है, अब इसमें इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है, रेडियस ऑफ कर्वेचर 15 सेंटीमीटर, म्यू इज इक्वल टू, मतलब लेंस का म्यू दिया है 1.5, लेंस का म्यू क्या दिया है? 1.5। अब इस क्वेश्चन में मैं आपको कैलकुलेट करके नहीं दिखाऊंगा, मैं कॉन्सेप्ट बस बताऊंगा। ठीक है, तो म्यू एल आपको 1.5 दिया है, म्यू डब्ल्यू आपको दिया है 1.33। 1.5 को आप 3/2 लिख सकते हो, 1.33 को आप 4/3 लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और ये डिस्टेंस दिया है 14 सेंटीमीटर, ये डिस्टेंस दिया है 14 सेंटीमीटर। ये सरफेस नंबर 1, ये सरफेस नंबर 2। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सरफेस नंबर 1 के लिए इक्वेशन लिखेंगे, सरफेस 1। ठीक है, तो क्या होगा? म्यू टू अपॉन वी वन माइनस म्यू वन अपॉन यू वन इज इक्वल्स टू म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर। ये फॉर्मूला है, लिखो भाई, लगाओ इसमें। म्यू टू की वैल्यू किस में जा रहा? 3/2 में जा रहा, वी वन निकालना है। माइनस म्यू वन की वैल्यू कितनी है? 4/3। और यू वन की वैल्यू कितनी है? अब देखो, अब पहले यहाँ पे ध्यान से कॉन्सेप्ट समझना भाई, है ना? यहाँ से रेज ऐसे जा रही होंगी, तो ये रेज के डायरेक्शन के अपोजिट मेजर हो रहा है यू। तो यहाँ पे यू की वैल्यू क्या आएगी? -14 आएगी। माइनस इज इक्वल्स टू म्यू टू माइनस म्यू वन, 3/2 माइनस 4/3 होल अपॉन आर की वैल्यू भी नेगेटिव आएगी, क्योंकि आर यहाँ पे नेगेटिव साइड में मेजर होगा, और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है? 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे -15 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा? -15 आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ से हम V1 निकाल लेंगे। ये क्वेश्चन थोड़ा टफ है, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा है और
मिस्टेक होने की चांसेस ज़्यादा है, तो यहाँ से हम V1 निकाल लेंगे। अब ये मैं करके नहीं दिखाऊंगा भाई, है ना, क्योंकि वीडियो को ना थोड़ा छोटा रखना है, राइट। अब हम क्या करेंगे, अब सर हम करेंगे जो हमारा सेकंड नंबर का सरफेस है ना, उसके लिए इक्वेशन लगाएंगे। क्या सेकंड नंबर का सरफेस कौन सा सरफेस है, ये कौन सा है, ये कॉन्वेक्स मिरर है। तो ये कॉन्वेक्स मिरर की तरह काम करेगा। तो मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, यही होता है 1/f। इसकी फोकल लेंथ यहाँ मेजर होगी, प्लस में आएगा। फोकल लेंथ इसका कितना होगा, देखो रेडियस ऑफ कर्वेचर है 15, तो फोकल लेंथ होगा 15/2, तो 1/15/2 प्लस में इज इक्वल टू 1/v, v1, ठीक नहीं सॉरी 1/v2 जो हमको निकालना है, क्योंकि सेकंड मिरर जो फॉर्मूला वो बनाएगा। और u1 की वैल्यू हमको ऑलरेडी पता चल गई, u1 इज इक्वल टू v1, u1 इज इक्वल टू v1, ठीक, सॉरी u2 इज इक्वल टू v1। तो यहाँ पे आप v1 डाल दोगे निकाल के, और इस इक्वेशन से आप क्या निकाल लोगे, v2 निकाल लोगे। इस इक्वेशन से आप क्या निकाल लोगे, v2। अब आपको कमेंट करके बताना है इसकी वैल्यू क्या आ रही है, मैं कैलकुलेशन आपके लिए छोड़ रहा हूँ, जिसमें थोड़ी छोटी हो वीडियो, इसलिए। फिर से आप क्या करोगे, आपका जो फर्स्ट सरफेस है उसके लिए दोबारा इक्वेशन लिखोगे फिर से। तो फिर से दोबारा इक्वेशन लिखो, क्या वही इक्वेशन आप फिर से लिखोगे, म्यू, अब देखो ना, μ2 v फाइनल जो हमको निकालना था, माइनस μ1 ठीक है, u1 फिर से 1 पे आ गए, इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r। अब यहाँ पर ध्यान देना, अब यहाँ पे ध्यान देना, क्या, अब दोबारा इस सरफेस के लिए जब आप लिखोगे, दोबारा इस सरफेस के लिए जब आप लिखोगे, तो कुछ ऐसा सिनेरियो बन रहा होगा, ठीक है। दिस इज द सरफेस, यहाँ पे वाटर है इस साइड, म्यू इज इक्वल टू 4/3, और यहाँ पे लेंस है, म्यू इज इक्वल टू 3/2, और इस बार रे ऑफ लाइट इस डायरेक्शन में ऐसे आ रही है। तो आपका μ2 की वैल्यू क्या है, 4/3 v फाइनल, माइनस μ1 की वैल्यू है 3/2 इंटू u। यहाँ से जो v2 बनी, v2 जो निकला है वही हमारा यहाँ इस केस के लिए u होगा, तो यहाँ से हम v2 पुट कर देंगे, इज इक्वल टू 4/3 माइनस 3/2 होल अपॉन। अब देखना ध्यान से, r की वैल्यू इन द डायरेक्शन ऑफ रे हम मेजर करेंगे, तो इस बार r क्या होगा, प्लस में आएगा, इस बार r क्या होगा, प्लस में आएगा। यहाँ पे क्या था, अपोजिट डायरेक्शन मेजर किया था, तो यहाँ r कितना आएगा, प्लस में आएगा, यहाँ r कितना आएगा, प्लस में आएगा। तो यहाँ से u2 की वैल्यू यहाँ पुट किया जाएगा, तो आपको इस इक्वेशन से क्या मिल जाएगा, v फाइनल मिल जाएगा आंसर। अब ये मैं करके नहीं दिखाऊंगा, आपको करना है, मैंने आपको इक्वेशन कैसे लिखते हैं वो बता दिया, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं भाई, है ना, आगे बढ़ते हैं, ठीक। 3 बार लगाना था, टफ क्वेश्चन है ये, क्योंकि इसमें वैल्यूज पुट करने में दिक्कत हो सकती है, ऐसे सवालों को एग्जाम में छोड़ा जाता है, ठीक है। आगे बढ़े, ये का सवाल आसान सवाल है, क्या बोल रहा है भाई, इजी क्वेश्चन, ऐसे सवालों को एग्जाम में नहीं छोड़ा जाता। अब ये सवाल देखना, इनफाइनाइट प्लेट है, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, ठीक है, एंगल 30 डिग्री दिया है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। तो भैया हम इसको हम बोल देते हैं सरफेस नंबर 1, इस वाले को, और इसको बोल देते हैं सरफेस नंबर 2। तो 2 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, ऊपर की तरफ, लाइक दिस। ए की वजह से, फर्स्ट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, लाइक दिस। अब ये 30 है, तो ये 90 है, तो ये 60 डिग्री हो गया कि नहीं हो गया, हाँ हो गया सर। तो बस सिंपली क्या हो गया, हम E1 वेक्टर लिख सकते हैं कि नहीं, सबसे पहले हम E2 वेक्टर लिख लेते हैं। वो कितना हो जाएगा सर, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट जे कैप। ये तो E2 वेक्टर सीधे लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। E1 वेक्टर कैसे लिखोगे सर, वो हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, हाँ। फिर ये नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में है, तो कॉस थीटा, कॉस 60 आई कैप, ठीक, माइनस साइन 60 जे कैप। ये कितना आ जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है भाई, 1/2 होती है, तो माइनस 1/2 आई कैप माइनस √3/2 जे कैप। ये हमारे पास E1 और E2 आ गए। अब हमको क्या निकालना था, नेट ई निकालना था कि नहीं निकालना था, यस, ई नेट। ई नेट वेक्टर क्या हो जाएगा, E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर। अब देखो, E1 वेक्टर में यहाँ जे कैप था, तो जे और जे मिल जाएंगे, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, 1 माइनस, ये हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस √3/2 जे कैप, यहाँ माइनस √3/2 और यहाँ पे 1 दोनों मिल जाएंगे, प्लस, ठीक। आपके पास, सॉरी,
अगला आपके पास क्या आएगा, आई कैप का टर्म सिर्फ ये वाला बचा है, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा -1/2 आई कैप, ये हमारे पास आ गया। अब यहाँ पर ध्यान दो, आई कैप को कभी एक्स कैप भी लिख सकता है एग्जामिनर, लड़ने नहीं जाओगे एग्जामिनर से, और जे कैप को एग्जामिनर वाई कैप भी लिख सकता है, ठीक। तो यहाँ पे हमारा पास बी ऑप्शन आ जाएगा आंसर, इजी पीजी, ठीक। नेक्स्ट, ये भी आसान सवाल है भाई, ये भी आसान सवाल है भैया। इसमें आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना ए और बी के बीच में। इस पॉइंट को अगर हम सी बोल दें तो ए बाई सी हो जाएगा, ये भी डी हो जाएगा और ये भी डी हो जाएगा। तो अब हम सिंपली इसको क्या कर देंगे, रीड्रॉ कर देंगे। देखना, मैं ए और सी के बीच में, देखो ए और सी के बीच में एक यहाँ पर है, ठीक। तो ये पॉइंट ए ले लेते हैं, ये पॉइंट हम ले लेते हैं सी, ठीक। और ये पॉइंट हम ले लेते हैं डी, और ये पॉइंट हम ले लेते हैं बी। ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना था, तो ए और बी को एक्सट्रीम एंड पे रखोगे, सी और डी को बीच में बना दो। ए और सी के बीच में एक रेजिस्टेंस है, बना दिया। सी और डी के बीच में 3 पेयर हैं, 3 क्या है, पेयर हैं, 1 पेयर, 2 पेयर और 3 पेयर। तो आपको कैसे बनाना पड़ेगा इसके लिए, सी और डी के बीच में ऐसे बनाना पड़ेगा, ऐसा। और डी और बी के बीच में 1 है, ये कितना है, ए और सी के बीच में 10, ए और सी के बीच में 10, सी और डी के बीच में 30 और 20 आ गए, और सी और डी के बीच में 20 और 30 ये वाले आ गए, ठीक। और 10 और 15 ये आ गए। अब हालांकि, और यहाँ पे डी और सी के बीच में, डी और बी के बीच में 15 ये हो गया। अब हालांकि इसके आगे हमको बताने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए, पर चलो कर देते हैं। तो यहाँ पर देखो भाई, इन दोनों को अगर हम मिला दें तो ये कितना हो जाएगा, 50 और 50, ये 15 बन जाएगा या 25 बन जाएगा। तो ये हमारे पास ऐसा बन गया कि नहीं बन गया, 25, और ये कितना हो गया, 25 हो गया, लाइक दिस। और यहाँ से हमारे पास 15 बी से जुड़ा हुआ है, लाइक दिस। ये देखो नीचे 10 और 5 25, और इन दोनों को मिला के 25। तो ये हमारे पास कैसा बन जाएगा, अब 25 और 25 मिला के 25/2, ठीक है। ये हमारे पास आ गया 10, ये ए है, ये बी है, ये हमारा आ गया 25/2, और ये हमारा 15। नेट मिला के आर नेट हमारा कितना हो जाएगा, 37.5 आ जाएगा, ठीक। तो इसको भाई पोटेंशियल मेथड से आपको करना था, रीअरेंज करना था सिंपली, और कुछ नहीं था। नेक्स्ट भाई, सेमीकंडक्टर का म्यू आर क्या होता है, 0 होता है, तो फोर्थ का तो 3 होना चाहिए, एक ही ऑप्शन में है डी आंसर। इस सवाल में इतना ही समय दिया जाता है, 1 सेकंड का समय दिया जाता है, इससे अधिक नहीं, ठीक। अब क्या बोल रहा है, रेजिस्टेंस दिया हुआ है 40-800 ओम, तो ई आप सीधे निकाल सकते हो कि नहीं, -d5/dt करके, हाँ सर कर सकते हैं। तो माइनस ऑफ, इसको डिफरेंशिएट कर दो, कितना बन जाएगा, 100 ऑफ टी, ठीक। और आपको ई कब निकालना है, एट 2 सेकेंड, ये दिया हुआ है, तो हम निकाल लेंगे -100 × 2 वोल्ट। आई हमको मिल जाएगा कितना, -200/400 एम्पियर। आई आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर, वी हमको मिल गया 200, आर दिया हुआ है 400, ये हो गया -0.5 एम्पियर। तो हमारे पास मैग्नीट्यूड बताना है, तो आंसर हमारा हो गया सी। तो आसान सवाल था, इजी पीजी, ये आपसे बनना चाहिए था, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, अब बोल रहा है ना, गिवन सर्किट कनेक्टेड टू 200 वोल्ट, राइट। अब यहाँ पे एसी करंट है, मतलब इसका ये मतलब हो गया कि ये आपको VRMS दिया हुआ है, ठीक है, और ये आपको फ्रीक्वेंसी एफ दी हुई है, ठीक है। अब XC दिया हुआ है, R1 दिया हुआ है, 90 और ये सब दिया हुआ है, ठीक। बोल रहा है कि इंडक्टर का भी एक अपना रेजिस्टेंस है, थोड़ी देर के लिए फील करने के लिए अलग से बना दो 36 ओम यहाँ पर, इसमें आपको फील हो जाए, ठीक। तो सिस्टम का आर टोटल कितना हो जाएगा, आर टोटल 44 और 36, आर टोटल सिस्टम का कितना हो जाएगा, 44 + 36 ओम, ठीक है। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 80 ओम, राइट। और आपके पास XC और XL पता ही है, क्वेश्चन में दिया ही हुआ है। अब आप सीधे क्या निकाल लोगे, Z निकाल लोगे कि नहीं, इम्पीडेंस सर्किट का, हाँ सर निकाल लेंगे। आर टोटल का स्क्वायर प्लस XL - XC का स्क्वायर,
आर टोटल की वैल्यू कितनी दी हुई है 80 माइनस एक्स एल और एक्स सी 90 और 30। ठीक, अब है ना, स्क्वायर है तो कौन सा आगे कौन सा पीछे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, तो ये हमारे पास आ जाएगा 80 का स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर। ठीक, 80 का स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर, और इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको 100 ओम मिलेगा। तो Z आपको मिल गया 100 ओम। ठीक, Z हमको क्या मिल गया 100 ओम मिल गया। अब हमको IRMS निकालना है। क्या निकालना है IRMS। IRMS क्या होता है सर, वो होता है VRMS अपॉन Z। VRMS क्वेश्चन में दिया हुआ है 200, Z की वैल्यू दी हुई है 100, तो हमारे पास 2 एम्पियर IRMS आ गया। अब क्वेश्चन में पूछा क्या है, सब कुछ हमने निकाल लिया, अब आंसर करने की बारी। बोल रहा है पावर डिसिपेटेड इन द कॉइल इज। अच्छा, इस कॉइल की बात हो रही है, इसमें कितना डिसिपेट हो रहा है, तो इसका रेजिस्टेंस कितना है 36। तो पावर इन कॉइल वो क्या हो जाएगा आई स्क्वायर IRMS स्क्वायर इंटू आर ऑफ कॉइल मतलब R2। IRMS क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर इंटू 36 वॉट। तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 इंटू 36, तो ये कितना हो जाएगा 144 हो जाएगा शायद। ठीक, तो हमारे पास ये 144 सी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं, आसान सवाल था, इजी था ये भी। ठीक, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इसकी इक्वेशन दी हुई है। अब भाई स्टैंडर्ड इक्वेशन वेव की क्या होती है सर, स्टैंडर्ड इक्वेशन वेव की होती है ई वेक्टर ई नॉट, ठीक है, साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी होती है। तो यहाँ से हमको के की वैल्यू पता चल गई, ओमेगा की वैल्यू पता चल गई। तो वी एम मतलब मीडियम में वेव की स्पीड क्या मिलेगी हमको, ओमेगा बाई के मिलेगी कि नहीं मिलेगी। हाँ सर, ओमेगा की वैल्यू कितनी है 50, के की वैल्यू कितनी है 4 इंटू 10⁻⁻⁷ इतना मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से हमको v की वैल्यू मिल गई, वी एम मतलब मीडियम में जो वेव है उसकी स्पीड मिल गई 25/2 इंटू 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड। अब आपको पता है क्या वी एम क्या होता है, सी अपॉन म्यू, जहाँ म्यू क्या उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आपसे क्वेश्चन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही पूछा है, तो आपको म्यू की वैल्यू पूछी है, तो आप क्या सी अपॉन वी एम कर दोगे। सी की वैल्यू क्या होती है स्पीड ऑफ लाइट, ये कांस्टेंट होती है, ये आपको वैल्यू याद रखनी है। 3 इंटू 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, और ये कितना आ गया 25/2 इंटू 10⁻⁷। ठीक, इसको आप सॉल्व करोगे तो 2 पॉइंट समथिंग समथिंग आएगा। ठीक है, ये काटोगे आप तो आपके पास क्या बनेगा, देखो आपके पास बनेगा, ये बन जाएगा 60/25। ये आपका 2 पॉइंट समथिंग समथिंग आएगा, एक ही ऑप्शन है। एग्जैक्ट कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं है, आसान सवाल था, बेसिक सवाल था, इजी सवाल था। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अब इसमें आप क्या करोगे भाई, सबसे पहले आपके पास सब दिया हुआ है, ठीक है, सब बताया हुआ है। ठीक, अब आपको ये सरफेस नंबर 1 बोल दो इसको, सरफेस नंबर 2 बोल दो इसको। सरफेस नंबर 1 के लिए हम क्या लगाएंगे, रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला लगाएंगे। क्या आएगा μ2/v माइनस μ1/u इज इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1/r। ये होता है μ2 क्या है, जिसमें रे जा रही है, तो यहाँ से आप ध्यान से देखो, यहाँ से आप ध्यान से देखो, रे ऐसे ट्रेवल करेगी, तो ये इससे इसमें जा रही है। ठीक, तो μ2 की वैल्यू क्या हो जाएगी सर, μ2 की वैल्यू हो जाएगी 2/v1 माइनस 1/u कितना है, इस रे की अपोजिट डायरेक्शन में अपन मेजर कर रहे हैं, तो ये जाएगा -9 इज इक्वल टू 2 - 1 अपॉन आर, क्या है रे की डायरेक्शन में आ रहा है, तो आर व्हाट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर, आर दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर, तो ये हमारे पास +9 आएगा। क्यों, क्योंकि आर यहाँ पर इसका इस वाले सरफेस का आर यहाँ पे रे ऑफ लाइट के डायरेक्शन में होगा प्लेस्ड। ठीक, अब यहाँ पे देखो ये वाला टर्म हो ये कैंसिल हो रहा है, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1/9 1/9 कैंसिल, तो यहाँ V1 हमको मिल गया इनफाइनाइट, V1 हमको क्या मिल गया इनफाइनाइट। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनफाइनाइट, इनफाइनाइट का मतलब क्या हुआ सर, इनफाइनाइट का मतलब ये है कि रे ऐसी आई और रिफ्रैक्ट होने के बाद पैरेलल हो गई बेस के ऐसे, ये है इनफाइनाइट का मतलब। ठीक, अब हम क्या करेंगे, अब हम सेकंड वाला जो सरफेस है उसके लिए सेम फॉर्मूला फिर से अप्लाई करेंगे। तो हमारे पास μ2/v माइनस μ1/u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r, वो सेम फॉर्मूला। अब μ2 इस वाले केस के लिए क्या है 1, क्यों 1 में जा रही है 2 से, अपॉन फाइनल जो हमको निकालना है आंसर, ठीक है, माइनस
μ1 की वैल्यू क्या है 2 अपॉन u क्या है इसका v1, यही तो हो जाएगा u2, इसको आप u2 कह लो सेकंड वाले केस के लिए, तो यही तो हमारा हो जाएगा इनफाइनाइट इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2 अपॉन इसका r यहाँ पर होगा तो ये नेगेटिव में हम लेंगे, जो हो जाएगा -9। ये 0 हो गया तो v की वैल्यू क्या आ जाएगी 9 सेंटीमीटर आ जाएगी, v की वैल्यू क्या आ जाएगी 9 सेंटीमीटर आ जाएगी। इंपॉर्टेंट बात इस सवाल में क्या है भाई, ये वाला जो डेटा दिया है ना बेटा, ये वाला डेटा ये यूजलेस है, इसका कोई काम ही नहीं आया। ये जो डेटा दिया था ना ये टी थिकनेस, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, यूजलेस है। ठीक, मतलब टी कितनी भी हो इमेज वहीं बनेगी। ठीक, इमेज वहीं बनेगी। नेक्स्ट पर आ जाते हैं भाई, क्या बोल रहा है, टू पार्टिकल आर मूविंग एट राइट एंगल टू ईच अदर। भाई राइट एंगल पे मूव कर रहे हैं तो डायग्राम बना लेते हैं, तो ये बना लिया डायग्राम भाई। ठीक, लाइक दिस। अब यहाँ से एक पार्टिकल आया और यहाँ से एक पार्टिकल आया, और ये पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है, ये पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है। इसकी वेवलेंथ कितनी है λ1, इसकी वेवलेंथ कितनी है λ2, तो इसका मोमेंटम कितना होगा, वो हो जाएगा h अपॉन λ1, और इसका मोमेंटम क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा h अपॉन λ2। ये हमने x एक्सिस मान लिया, ये हमने क्या मान लिया y एक्सिस। तो हम यहाँ पर P1 मतलब पार्टिकल नंबर 1, इसको 1 कह देते हैं, इसको हम 2 कह देते हैं, तो P1 वेक्टर हम कैसे लिख पाएंगे सर, वो तो हो जाएगा h अपॉन λ1 आई कैप। यस सर। और P2 वेक्टर कैसे लिखोगे सर, वो हो जाएगा h अपॉन λ2 जे कैप। तो अब क्या होगा, चूंकि ये कोलाइड हो रहे हैं, और कोलिजन कैसा हो रहा है, कोलिजन कैसा हो रहा है भाई, कोलिजन कैसा हो रहा है, इनइलास्टिक कोलिजन हो रहा है। अब ये इलास्टिक हो या इनइलास्टिक हो हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों ही केस में मोमेंटम क्या होता है, कंजर्व होता है। मतलब P इनिशियल सिस्टम का इज इक्वल टू P फाइनल होगा सिस्टम का। भाई कोलिजन कैसा भी हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, मोमेंटम इज ऑलवेज कंजर्व्ड इन द कोलिजन, क्योंकि कोलिजन की वजह से जो फोर्सेस आते हैं वो इंटरनल होते हैं। तो P फाइनल सिस्टम का जो हमको निकालना है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, इन दोनों का सम, मतलब h अपॉन λ1 आई कैप प्लस h अपॉन λ2 जे कैप। और मान लेते हैं कि ये पार्टिकल बाद में जब मूव करा, जब पार्टिकल ऐसे ऐसे मूव कर रहा है बाद में, तो इसकी फाइनल जो वेवलेंथ है वो लैम्डा है, तो P फाइनल की वैल्यू ये आ गई। अब इसका हम क्या करेंगे, मॉड निकालेंगे, तो मॉड P फाइनल क्या हो जाएगा सर, वो हो जाएगा अंडर रूट ऑफ h अपॉन λ1 का स्क्वायर प्लस h अपॉन λ2 का स्क्वायर। अब ये P फाइनल की जगह आप क्या लिखोगे, h अपॉन लैम्डा इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ h अपॉन λ1 का स्क्वायर प्लस h अपॉन λ2 का स्क्वायर। और यहाँ से आपको दिख रहा है h कैंसिल, ये स्क्वायर यहाँ आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इस पे आ जाते हैं। अब ये बोल रहा है कि एक हाइड्रोजन एटम में एक इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहा है। चलो बना लेते हैं डायग्राम। एक हाइड्रोजन एटम बना दिया, इसमें यहाँ पे प्रोटॉन एक यहाँ पर है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ऐसे रिवॉल्व कर रहा है, और इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कुछ मान लेते हैं v है। ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन का मास कितना है m है, और ये कितने रेडियस के ऑर्बिट में, r रेडियस के ऑर्बिट में क्या क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स, ये सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए इसको रिवॉल्व करने के लिए, वो कहाँ से मिलेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स से मिलेगा। तो एम वी स्क्वायर बाई आर जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, ये कौन प्रोवाइड करेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। क्यों, प्रोटॉन के ऊपर चार्ज भी क्या होगा, ई अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ से आप देखो एक आर से एक आर कैंसिल, तो वी स्क्वायर की वैल्यू हो गई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर बाई आर। अब हमको क्या निकालना है, काइनेटिक एनर्जी पूछा गया है प्रोटॉन का, इलेक्ट्रॉन का सॉरी, क्या पूछा गया है, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा गया। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा सर, वो हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ इंटू एम। ठीक, यहाँ पे एम भी आएगा नीचे, हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर की वैल्यू सीधे पुट अप करो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर बाई आर एन। अब यहाँ से देखो m से m कैंसिल हो गया, तो ये हमारे पास बन गया ई स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ई स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये हमारे पास बी ऑप्शन आ गया सही, हमारे पास क्या आ गया, बी ऑप्शन आ गया सही। ये भी आसान सवाल था। नेक्स्ट, अब ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है। टफ क्यों है, क्योंकि इसमें एक तो आपको इमेजिनेशन थोड़ा सा लगेगा और कैलकुलेशन लगेगी। क्या बोल रहा है, एक ऐसा
अर्थ का ऑर्बिट के साथ दिखाया। तो ये एक स्फीयर है, नॉट अ सर्कल, इट इज अ स्फीयर। इसके मिड में सेंटर पे सन है और कहीं एक पॉइंट पे ये अर्थ है, ठीक। और इस अर्थ पे पावर जो रिसीव हो रही है यहाँ से, देखो अब ये जो रेडियस है, ये जो रेडियस है ये दी हुई है क्वेश्चन में कितनी, इस सर्कुलर ऑर्बिट की रेडियस दी हुई 5 × 10⁻11 इतना मीटर, ठीक। अब क्या होगा, अब ये होगा कि ये जो हमारा है इस पॉइंट पे पावर कितनी रिसीव हो रही है, वो हो रही है 1.4 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर। बट ये जो सन है, ये सन क्या सिर्फ अर्थ के लिए पावर देगा? नहीं, सन तो चारों ओर पावर निकालेगा, ऐसे भी निकालेगा, इसकी एनर्जी ऐसे भी निकलेगी, ऐसे भी निकलेगी, ऐसे भी निकलेगी, ऐसे भी निकलेगी, ऐसे भी निकलेगी और ऐसे भी निकलेगी, चारों तरफ निकलेगी। चारों तरफ निकलेगी कि नहीं निकलेगी? हाँ सर बिल्कुल निकलेगी। तो अब हम क्या निकालेंगे भाई, रेट ऑफ पावर, कितने रेट से पावर सन निकाल रहा है। तो रेट ऑफ पावर मतलब d/dt, किस रेट से पावर निकाल रहा है सन, वो कितना हो जाएगा, पावर पर मीटर स्क्वायर जो निकल रही है इनटू एरिया ऑफ स्फीयर मतलब 4πr²। अरे भाई ये स्फेरिकल है, रेडियस नहीं है, स्फेरिकल है, पूरा स्फेरिकल के हर पॉइंट पे सेम पावर रिसीव होगी, तो टोटल एरिया हमको लेना पड़ेगा, इस पूरे टोटल एरिया को हमको लेना पड़ेगा, ठीक है। अब पावर पर मीटर स्क्वायर कितना दिया हुआ, 1.4 × 10⁻³ अरे 1.4 किलोवाट दिया हुआ ना, तो उसको मैंने वाट पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया, इंटू 4π इंटू आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आर क्या है 1/5 × 10⁻11 स्क्वायर मीटर स्क्वायर, इसकी यूनिट क्या रहेगी मीटर स्क्वायर। तो ये नेट हमारी यूनिट कितनी आ गई, इस पूरे सिस्टम की नेट यूनिट हमारी क्या आ गई, वॉट। ये हमारे पास वॉट आ गई, वॉट में आ गया, ठीक। अब ये वॉट में आया, ये पूरी चीज किस में आई है, इसकी होल की यूनिट क्या है, वॉट। ये बाहर है। अब वॉट क्या होता है, पर सेकंड, एनर्जी रिलीज्ड पर सेकंड, मतलब इतनी एनर्जी रिलीज हो रही है 1 सेकंड में। अब सवाल क्या पूछ रहा था भाई, सवाल तो देख लो पूरा, सवाल हमसे पूछ रहा था मास लॉस्ट पर डे। अच्छा, एक दिन में कितना मास लॉस हो रहा है, तो ये तो 1 सेकंड की बात हुई, एक दिन में, एक दिन में हमको मालूम है क्या 86400 सेकंड होते हैं, ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। तो एनर्जी लॉस्ट पर डे कितनी हो जाएगी, एनर्जी लॉस्ट पर डे, एक दिन में एनर्जी कितनी लॉस होगी सर, इसमें 86400 मल्टीप्लाई हो जाएगा, इतनी एनर्जी का लॉस होगा, ठीक। अब ये एनर्जी क्या है, डेल्टा ई, जो लॉस कर रहा सन से लॉस हो रहा है, और हमको मालूम है आइंस्टाइन इक्वेशन से ये एनर्जी कहाँ से आ रही है, फिजन से, न्यूक्लियर फिजन से। कहाँ से आ रही है, न्यूक्लियर फिजन से, नहीं सॉरी न्यूक्लियर फ्यूजन से। सन में क्या होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, और हमको मालूम है डेल्टा ई क्या होता है, डेल्टा एम सी स्क्वायर। तो यहाँ से हम डेल्टा एम निकाल लेंगे, तो डेल्टा एम हमको मिल जाएगा भाई, ये पूरी एनर्जी अपॉन सी स्क्वायर, ये पूरा का पूरा 1.4 × 10⁻³ इंटू 4π इंटू 1.5 × 10⁻11 का स्क्वायर इंटू 86400, ठीक है, होल अपॉन 3 × 10⁸ का स्क्वायर kg। अब इसको कैलकुलेट करोगे तो डेल्टा एम की वैल्यू आ जाएगी 3.8 × 10⁻14 kg, ठीक है, 3.8 × 10⁻14 kg। तो भैया एक आध सवाल ऐसा आएगा आपके एग्जाम में जो आपका टाइम खाने के पर्पज से आएगा। अब इसमें जो कैलकुलेशन है वो अगर आपके पास लास्ट में टाइम बच जाए तो ही अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन करना, वरना ऐसा सवाल आपको एग्जाम में छोड़ना होता है। हर पेपर में 2-3 सवाल ऐसे होते हैं जो आपको छोड़ने होते हैं, ये उनमें से एक सवाल था, ठीक है, ये उनमें से एक सवाल था। नेक्स्ट, ये क्या बोल रहा है, डोपिंग बाय सिलिकॉन सेमीकंडक्टर विद पेंटावेलेंट मटेरियल। अच्छा, पेंटावेलेंट में क्या होता है भाई, इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेस, ये बात तो सही है, पेंटावेलेंट में इलेक्ट्रॉन बढ़ जाए तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। बट ओवरऑल जो चीज होता है, ओवरऑल जो सेमीकंडक्टर होता है न्यूट्रल होता है, चाहे वो पी टाइप हो या एन टाइप हो, ठीक है। तो ये वाला चीज गलत है, तो 1 इज करेक्ट 2 इज फॉल्स।
ये हमारे पास सी ऑप्शन हो रहा है सही। ठीक, सी ऑप्शन हमारे पास सही है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब ये भी भाई बेसिक सवाल, ये भी आसान सवाल है, देखने में बड़ा सा है पर है बहुत आसान। बोल रहा है अगर फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएं, इंटेंसिटी और वर्क फंक्शन कांस्टेंट रखें तो क्या होगा। अगर आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो इमिटेड इलेक्ट्रॉन की स्पीड बढ़ेगी। इमिटेड इलेक्ट्रॉन की अगर स्पीड बढ़ेगी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ जाएगा, मतलब ए ऑप्शन यहाँ मैच होना चाहिए। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड है, फोटो इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड है वो बढ़ जाएगी, तो ए ऑप्शन 1 और 3 में आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से हमको यहीं से बस दिख गया कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है, पर हम बाकी भी एक्सप्लेन आपको कर देते हैं। ठीक, अब अगर हम इंटेंसिटी बढ़ाएंगे, अगर हम क्या करेंगे बेटा, इंटेंसिटी बढ़ाएंगे, इंटेंसिटी बढ़ाने से क्या होगा, मैक्सिमम एनर्जी नहीं बढ़ेगी बट सैचुरेशन फोटो करंट बढ़ जाएगा, सैचुरेशन फोटो करंट बढ़ जाएगा क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो इमिट हो रहे हैं वो बढ़ जाएंगे, तो बी यहाँ मैच होगा। ठीक, नेक्स्ट, डिस्टेंस बिटवीन एनोड एंड कैथोड, एनोड और कैथोड के बीच में डिस्टेंस अगर हम बढ़ा देंगे तो इसका कोई भी फर्क स्टॉपिंग पोटेंशियल पे नहीं पड़ेगा। ठीक है, स्टॉपिंग पोटेंशियल पे इसका कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। और अगर हम इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो भी स्टॉपिंग पोटेंशियल पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जो फोटो इलेक्ट्रॉन की है वो बदलेगी नहीं। इंटेंसिटी पे काइनेटिक एनर्जी डिपेंड नहीं करती, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन किस पे डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी पे। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल बी के केस में भी सेम रहेगा। एंड फाइनली अगर हम फाई को डिक्रीज कर दें, फाई को अगर हम क्या कर दें, डिक्रीज कर दें, तो फाई को डिक्रीज करेंगे तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास देखो ए का क्या हो जाएगा 1 और 3, बी का क्या हो जाएगा 2 और 4, 2 और 4, सी का हो जाएगा 4, सी का 4, डी का 1 और 3, ए ऑप्शन। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब इसमें भाई कुछ नहीं था। ठीक है, देख के टिक मारने होते हैं ऐसे सवाल, एक मतलब 10 सेकंड्स लगने चाहिए इसमें। हमें मालूम है रेडियो वेव की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है तो ये हो गया, और एक्सरे की वेवलेंथ सबसे कम होती है तो ये हो गया। अब देख लो भाई किस ऑप्शन में ये दोनों दिए हैं, ए का 2, डी का 1, ए का 2, डी का 1, ये वाला ऑप्शन हमारा सी ऑप्शन सही हो गया। एक बात आपको ध्यान रखनी है, एग्जैक्ट वैल्यू आपको रटने की जरूरत नहीं थी। आपको एग्जैक्ट वैल्यू पता हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है इस सवाल में, सिर्फ आपको इतना पता होना चाहिए रेडियो वेव्स की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है और एक्सरे की वेवलेंथ सबसे कम होती है, दैट्स इट। एग्जैक्ट वैल्यू पता होना जरूरी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, अब इसमें क्या बोल रहा है भाई, यहाँ पे जो ये फ्रेम है ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है तो इसका फ्लक्स चेंज नहीं होगा, इसका फ्लक्स क्या नहीं होगा बेटा, चेंज नहीं होगा। इसका जो फ्लक्स है डी फाई, ठीक है, डी फाई जो है वो क्या हो जाएगा जीरो। क्यों? क्योंकि ये पूरा का पूरा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है तो फ्लक्स कभी चेंज नहीं होगा, फ्लक्स चेंज नहीं होगा, तो इसका आंसर हो गया बी। क्यों? क्योंकि इसमें कोई भी करंट फिर फ्लो नहीं करेगा, कोई इंड्यूस ईएमएफ नहीं आएगा। ठीक, ए का आ गया 2, एक ही ऑप्शन है सी ऑप्शन आंसर आ गया। ऐसे देख के इसको टिक करना है, इतना बड़ा सवाल था, जस्ट देख के 1 सेकंड में टिक हो रहा है ये सवाल। ठीक है, अगला, अगले ऑप्शन में देखो भाई, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये फ्रेम इस मैग्नेटिक फील्ड के बाहर जा रहा है तो ये लेंथ है तो कितना फ्लक्स काटेगा, तो हमको यहाँ पे ईएमएफ कितना मिल जाएगा, बीएलवी। जब ये फ्रेम के अंदर जा रहा है तो ईएमएफ कितना मिलता है, बीएलवी, ये हमने थ्योरी में पढ़ा है, तो इसका 3 आएगा, बी का 3। इसमें देखो ये वाला केस क्या है, इस वाले केस में क्या होने वाला है, इस वाले केस में आप यहाँ पर देखो ये ऐसे वायर फ्रेम ऐसा है, ठीक, वायर फ्रेम कैसा है, ऐसा है, और सी वाले केस में ना, फटाफट बता रहा हूँ बेटा, फटाफट फटाफट समझना है बेटा, ये 45 डिग्री दिया हुआ है, ये भी 45 दिया हुआ है, ये एल है, ये भी क्या है, एल है, तो ये कितना हो जाएगा, एल अपॉन रूट टू हो जाएगा, और ये भी कितना हो जाएगा, एल अपॉन रूट टू हो जाएगा, तो टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी, रूट टू एल हो जाएगी। तो ईएमएफ कितना जनरेट होगा, वो हो जाएगा रूट टू एल इंटू बी इंटू वी, ये इतना ईएमएफ इसमें जनरेट होगा, रूट टू एल इंटू बी इंटू वी, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 1। ठीक है, इफेक्टिव लेंथ ये है, इफेक्टिव लेंथ क्या है इसकी, रूट टू एल है, इफेक्टिव लेंथ रूट टू एल है, और यहाँ पे इसकी रेडियस क्या दी हुई है, एल, तो इसकी इफेक्टिव लेंथ कितनी हो जाएगी, 2l, तो 2l हो जाएगी, तो यहाँ पे सी से 5 से मैच हो जाएगा। आसान सवाल, पहला बस देख के टिक मारना था, पहले वैसे मैंने आपको बाहर सारे समझा दिए। ठीक है, नेक्स्ट। अब भाई अगर एक ऐसा आर्क होता है, करंट कैरिंग आर्क, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर कितना होता है, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए बेटा, ये फॉर्मूला क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए, नहीं याद है तो बेटा याद कर लेना।
अगर आर्क एंगल थीटा सस्पेंड कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है? वो होती है सर म्यू नॉट आई अपॉन 4πr इंटू थीटा। इतनी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, इतनी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है कहाँ पर? सेंटर पे। यस, म्यू नॉट आई अपॉन 4πr इंटू थीटा। ठीक, एक मिनट। हाँ भाई, तो म्यू नॉट आई अपॉन 4πr इंटू थीटा, इतनी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कौन करता है? एक करंट कैरिंग कंडक्टर, एक आर्क, करंट कैरिंग कंडक्टर वाली आर्क इतनी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती है। ठीक, अब हाँ, तो अब बस खत्म खेल। ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला सेंटर पे कोई मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं करेगा। यस, ये सारे पोर्शन सेंटर पे कोई भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं करेंगे। सिर्फ आर्क वाला जो पोर्शन है, आर्क वाले जो पोर्शंस हैं, आर्क वाले जो पोर्शंस हैं, सिर्फ वही मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेंगे। ठीक, आर्क वाले पोर्शंस ही सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेंगे। ठीक, अब ये वाला जो आर्क है, ये आर्क कितना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा? B1। सर B1, सर म्यू नॉट आई, करंट तो वही फ्लो हो रहा है, अपॉन 4πr, आर की वैल्यू कितनी है सर इस वाले के लिए? सर वो है 2r, इंटू थीटा कितना है? 60 डिग्री, तो π/3। 60 को आपको रेडियन में पुट करना पड़ेगा। ठीक, ये कितना आ गया भाई? पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो B1 की वैल्यू कितनी आ गई? म्यू नॉट आई अपॉन 24r। अच्छा, अब एक बात मुझे बताओ, ये छोटा वाला पोर्शन कितनी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा? B2। सर म्यू नॉट आई अपॉन 4π, इसका रेडियस r है और थीटा तो सेम है 60 डिग्री, तो π/3। यहाँ से पाई में पाई कैंसिल, तो यहाँ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 12r। ये हमको B2 मिल गया। अब एक बात मुझे बताओ, B1 वाले कितने पीसेस हैं हमारे पास? सर ये B1, यहाँ से भी B1, यहाँ से भी B1, 3 पीसेस हैं। और B2 वाले कितने पीसेस हैं, मतलब कितने पार्ट हैं? ये B2 यहाँ से, B2 यहाँ से और B2 यहाँ से, मतलब 3-3 है दोनों। तो मैग्नेटिक फील्ड नेट आपके पास क्या आ जाएगी? अब यहाँ से देखो, यहाँ से जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी वो कैसी होगी? आउट ऑफ द प्लेन, आउट ऑफ द प्लेन। और यहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड कैसी जनरेट हो रही है? आउट ऑफ द प्लेन, दोनों में आउट ऑफ द प्लेन जनरेट हो रही है। तो बस आप क्या कर लोगे? 3 इंटू दोनों को ऐड कर दोगे, तो म्यू नॉट आई अपॉन 24r प्लस म्यू नॉट आई अपॉन 12r। तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा? 3/4 म्यू नॉट आई अपॉन 2r प्लस म्यू नॉट आई अपॉन r। ये हमारे पास कितना आ जाएगा? 3/4, 3/2 म्यू नॉट आई अपॉन r। तो हमारे पास कितना हो जाएगा? 9/8 म्यू नॉट आई अपॉन r, 9/8 म्यू नॉट आई अपॉन r। यहाँ से आपने 12 बाहर निकाला, तो यहाँ पे 1/4 बचेगा ना, 3 से कटेगा तो ये 1/4 बचेगा। ठीक है, ये कैसा बचेगा? 1/4। ठीक है, 1/4, तो ये 3/8 आ गया, ये आ गया हमारा 3/8। ठीक है, 3/8 म्यू नॉट आई अपॉन आर। अब 3/8 तो ऑप्शन में ही नहीं है, तो ध्यान से देखो, ये 3 से कट रहा है, 3 और 8, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी आ गया। ठीक है, तो फॉर्मूला याद होना चाहिए भाई इसका,
तभी आप कुछ कर पाओगे। फॉर्मूला अगर याद नहीं है तो भाई साहब कुछ नहीं कर सकते। ठीक, इसमें क्या है भाई, एन आइडेंटिकल कैपेसिटर कनेक्टेड इन पैरेलल। भाई पैरेलल में जब कनेक्ट होते हैं तो सी इक्विवेलेंट का फॉर्मूला ये होता है C1 + C2 + C3, और जब सीरीज में कनेक्ट होते हैं तो 1/C1 1/C2 वाला फॉर्मूला होता है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है और रीजन भी करेक्ट है, हमारा ऑप्शन आ जाएगा ए। नेक्स्ट, अब ये क्वेश्चन भी कैसा है, टफ है बेटा। ये भी कैसा क्वेश्चन है, टफ। टफ क्वेश्चन ये भी है। ठीक, क्या बोल रहा है सवाल में? सवाल में बोल रहा है कि एक इंडक्टर है और एक क्या है, रेजिस्टेंस है बेटा, लाइक दिस। ठीक, अब इसमें किसी इंस्टेंट पे आई करंट फ्लो हो रहा है, इस बैटरी का पोटेंशियल मान लेते हैं V। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है, इंस्टेंट एट विच रेट ऑफ एनर्जी स्टोरेज इन द इंडक्टर। अच्छा, रेट ऑफ एनर्जी स्टोरेज की बात हो रही है, वो भी किसमें, इंडक्टर में हो रही है। तो इंडक्टर में अगर हम ई इंडक्टर की बात करें वो कितना होता है, तो वो होता है ½ Li², और इसका रेट निकालना है, क्योंकि रेट की बात हो रही है तो उसको डिफरेंशिएट कर दो। ये हमारे पास डिफरेंशिएशन आ जाएगा ½ L × 2I di/dt। ये कैंसिल हो गया तो हमारे पास आ जाएगा Li di/dt। ये हो गया रेट ऑफ एनर्जी स्टोरेज इन द इंडक्टर। अब वर्क डन बाय बैटरी कितना है इस समय पर, इस इंस्टेंट पे वर्क डन बाय बैटरी कितना है सर? वर्क डन बाय मतलब पावर डिलीवर्ड बाय बैटरी कितना है सर? पोटेंशियल इनटू करंट। पावर कितना होता है, पोटेंशियल इनटू करंट। इतना पावर बैटरी प्रोवाइड कर रही है। अब सवाल ये बोल रहा है कि इस इंस्टेंट पे di/dt जो है वो p/2 के बराबर है। ये सवाल बोल रहा है कि ये जो है p/2 के बराबर है। ठीक है, रेट ऑफ एनर्जी इज हाफ द पावर डिलीवर्ड, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, Li di/dt इज इक्वल्स टू p/2। अब p/2 कितना हो जाएगा सर? p/2 हो जाएगा vi/2। सर i में i चला गया तो हमको यहाँ से मिल गया di/dt। di/dt की वैल्यू हमको यहाँ से मिल गई, वो हमको मिल गई v/2L। v/2L। ठीक, अब हमें मालूम है कि इंडक्टर में जो करंट होता है उसका रिलेशन विद टाइम कैसा होता है डीसी की केस में सर? वो होता है आई मैक्स, मतलब मैक्सिमम करंट जो t = इन्फिनिटी पे जाएगा, माइनस t/टाउ। टाउ क्या है, टाइम कांस्टेंट होता है, वो होता है L/R। तो यहाँ पे i की वैल्यू कितनी है सर? अब यहाँ पे हमको di/dt निकालना पड़ेगा, इसको डिफरेंशिएट कर दो। तो di/dt इज इक्वल्स टू आई मैक्स इंटू ये कितना आ जाएगा, t/टाउ इंटू e⁻t/टाउ। यस सर। अब यहाँ पे di/dt की वैल्यू क्या आई, v/2L इज इक्वल्स टू आई मैक्स। आई मैक्स मतलब इन्फिनिटी पे, t = इन्फिनिटी पे आई मैक्स कितना हो जाएगा, v/r हो जाएगा। और t सॉरी ये t/टाउ नहीं होगा, ये 1/टाउ होगा। अरे डिफरेंशिएशन विद टाइम हो रहा है ना, तो 1/टाउ होगा ना। t का जो कोफिशिएंट है वो नीचे आएगा। ठीक है, 1/टाउ। ठीक, ये हो गया। अब यहाँ पे 1/टाउ की वैल्यू कितनी है, r/L। तो यहाँ ये पुट कर दो e⁻t/टाउ। ठीक, अब यहाँ पर देखना जरा, यहाँ पर देखना जरा, v से v गया, r से r गया, l से l गया, दोनों तरफ log ले लो। ln 2 इज इक्वल्स टू माइनस t/टाउ। माइनस से माइनस कैंसिल, यहाँ से हमको क्या मिल गया, t मिल गया। वो क्या मिल गया, L/R ln 2। ये हमको मिल गया भाई। तो ये आसान सवाल था, आसान नहीं था, ये भी टफ सवाल था। ठीक, दिस वॉज अ टफ क्वेश्चन। ठीक है, दिस वॉज अ टफ क्वेश्चन। ठीक, आगे बढ़ते हैं भाई। अब यहाँ पे बोल रहा है कि 2 पॉइंट सोर्सेज हैं, 2 मीटर की दूरी पर रखे हुए हैं। लैम्डा मतलब वेवलेंथ दी हुई 0.5 मीटर। जैसे ही वेवलेंथ देखा तो इस डिस्टेंस को वेवलेंथ के फॉर्म में अगर हम लिखें तो हम ये बोल सकते हैं ना, ये 4 लैम्डा की डिस्टेंस पे रखी हुई है। हाँ सर, बिल्कुल बोल सकते हैं। अब अगर ये पॉइंट ए मान लें हम, ए पॉइंट पे डेल्टा एक्स कितना होगा सर? डेल्टा एक्स ए होगा 4 लैम्डा के बराबर। यस सर। अब हमको मालूम है कि मैक्सिमा कहाँ बनता है, मैक्सिमा सर बनता है जब डेल्टा एक्स एन लैम्डा हो, और मिनिमा इंटरफेरेंस में कहाँ बनता है, जहाँ डेल्टा एक्स क्या हो, एन λ/2। यस सर। तो यहाँ पे मैक्सिमा बनेगा, मतलब ए पे मैक्सिमा बनेगा। ठीक,
ए पे क्या बनेगा बेटा, मैक्सिमा बनेगा। अब हम बात करें बी की, तो बी पे हमारा डेल्टा एक्स क्या है सर, बी पे डेल्टा एक्स क्या है, डेल्टा एक्स भी हमको मालूम है 0 है, तो यहाँ भी क्या बनेगा, मैक्सिमा बनेगा। फिर अगर हम इसको बोल दें सी और इसको बोल दें डी, इसको बोल दें सी और इसको बोल दें डी, तो सिमिलरली, बिल्कुल सिमिलरली हम ये बोल सकते हैं कि डेल्टा एक्स सी हमको मिल जाएगा 4 लेमडा, और डेल्टा एक्स डी हमको मिल जाएगा 0। इन चारों ही पॉइंट पे क्या बन रहा होगा, मैक्सिमा बन रहा होगा कि नहीं बन रहा होगा, मैक्सिमा बन रहा होगा, मैक्सिमा बन रहा होगा, क्योंकि ये सारों पॉइंट्स क्या है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लेमडा पे है, जो पाथ डिफरेंस है वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लेमडा आ रहा है। अब एक बात मुझे बताना, क्या सर, एक बात मुझे बताना कि यहाँ पे पाथ डिफरेंस क्या आ रहा, 4 लेमडा, यहाँ क्या आ रहा, 0, यहाँ क्या आ रहा, 4 लेमडा, यहाँ क्या आ रहा, 0। अब जब हम ऐसे जाएंगे तो 4 लेमडा से 0 गए, मतलब कहीं लेमडा आया होगा, कहीं 2 लेमडा भी आया होगा, कहीं 3 लेमडा, सॉरी 4 लेमडा से हम कैसे गए, 0 गए, तो यहाँ कहीं 3 लेमडा आया होगा, यहाँ 2 लेमडा आया होगा, यहाँ लेमडा आया होगा, फिर 0 पहुंचे होंगे। फिर 0 से जब 4 लेमडा गए तो यहाँ पे कहीं लेमडा आया होगा, 2 लेमडा आया होगा, 3 लेमडा आया होगा, फिर 4 लेमडा पहुंचे होंगे। और जब 4 लेमडा से 0 फिर आए होंगे तो यहाँ भी कहीं 3 लेमडा, 2 लेमडा, लेमडा मिला होगा। और 0 से 4 लेमडा गए होंगे तो लेमडा, 2 लेमडा और 3 लेमडा फिर से मिला होगा। और इन सारे पॉइंट्स पे क्या बन रहा है, मैक्सिमा, क्योंकि पाथ डिफरेंस यहाँ पे क्या है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लेमडा है। अब ये गिन लो कितने पॉइंट्स हैं, गिन लो भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो हमारा आंसर कितना हो गया, 16। हमारा आंसर कितना हो गया, 16 हो गया, 611 नहीं 16। ठीक, हमारा आंसर कितना हो गया, 16 हो गया। अब आप ऐसे ही इसमें आप क्या होगा, पॉइंट्स ऑफ मिनिमा भी बता सकते हो, कमेंट करके बताना पॉइंट ऑफ मिनिमा कितने बनेंगे, पॉइंट ऑफ मिनिमा कितने बनेंगे, कमेंट करके आपको बताना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो था ये इजी क्वेश्चन था, ट्रिकी था पर इजी था। ठीक है, कट ऑफ में नहीं गिनेंगे इसको। ठीक है, अब बोल रहा है मेन स्केल 0.55, मेन स्केल डिवीजन 0.55 mm है। ठीक है, तो इसको हम किस में, पहले सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि ये सेंटीमीटर में दिया है, तो ये हो जाएगा 0.05 सेंटीमीटर। और लीस्ट काउंट दिया हुआ है कितना, 0.005 सेंटीमीटर। तो हमको ये बात मालूम है क्या, नंबर ऑफ वर्नियर डिवीजन कितने हो जाएंगे, वर्नियर डिवीजन का नंबर कितना हो जाएगा, 0.05 अपॉन 0.005, ये आ जाएगा 10। इसका आंसर आ गया 10। इजी सवाल है ये भी, इजी सवाल। ठीक, कुछ नहीं था इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन जो है बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। तो बोल रहा है कि एक रे ऑफ लाइट है जो नॉर्मली ऐसे गिरी इस पे, ठीक है, राइट एंगल प्रिज्म है, ठीक है, और थीटा इक्वल टू 37, ये 37 दिया है, साइन थीटा की वैल्यू दी है, सब दिया हुआ है। आपको क्या निकालना है, आपको निकालना क्या है इसमें, एंगल ऑफ डेविएशन। अच्छा, डेल्टा निकालना, डेल्टा एम निकालना, ठीक है। चलो, तो एक बात मुझे बताना, क्या बताओगे सर, ये हमारा प्रिज्म है, बड़ा बना लेते हैं जिसमें हमें क्लियरली दिखे। हाँ, इस प्रिज्म में, इस प्रिज्म में ऐसे ये परपेंडिकुलर रे ऑफ लाइट आई है। यस सर, मानते हैं आप ये बात, हाँ बिल्कुल मानते हैं। तो ये बिना डेविएट हुए ऐसे सीधे निकल जाएगी, बिल्कुल बिना डेविएट हुए ये ऐसे सीधे निकल जाएगी। ये एंगल कितना है सर, 37 डिग्री। इसका म्यू कितना है सर, वो है 5/3। और बाहर क्या है, एयर है। एयर का म्यू क्वेश्चन में दिया नहीं है, तो एयर का म्यू आप क्या ले लोगे, 1 ले लोगे। ठीक, अब एक बात मुझे बताना, क्या बताओगे सर, एक बात मुझे बताना कि ये एंगल कितना होगा। तो सर ये 37 डिग्री है तो ये 53 डिग्री हो जाएगा, ये 90 है तो ये 37 हो जाएगा, तो ये हमारा 53 हो जाएगा। ठीक है, नॉर्मल से इंसिडेंट रे 53 पे आई। अब हमें मालूम है क्या, क्रिटिकल एंगल क्या होता है सर, साइन थीटा सी क्रिटिकल एंगल होता है, वो होता है 1/μ। तो यहाँ से हम साइन थीटा सी, वो क्या आ जाएगा, 3/5। अब साइन थीटा सी 3/5, तो थीटा सी 37 डिग्री आ गया। मतलब अगर 37 डिग्री से ज़्यादा के एंगल पे आ रही है लाइट नॉर्मल से, तो क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। यहाँ पे कितने एंगल पे इंसिडेंट हुआ सर, यहाँ पे हुआ है 53 डिग्री के एंगल पे इंसिडेंट, तो इसका क्या होगा, टी आई आर होगा, तो यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पर आ जाएगी। इसका क्या हो जाएगा सर, टी आई आर हो जाएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा इस पॉइंट पर।
ठीक है सर, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा, मान लिया। अब ये 53 डिग्री है तो ये कितना होगा सर, ये हो जाएगा 53 डिग्री, क्योंकि टी आई आर हुआ, रिफ्लेक्शन हुआ ना। हाँ सर, अगर ये 53 है, अगर ये 53 है, इसको ऐसा बढ़ा देता हूँ मैं, ठीक है, और ये 90 है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा सर, ये एंगल कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 37 डिग्री पे। और हमें मालूम है कि ये क्या है, क्रिटिकल एंगल है 37 डिग्री, और क्रिटिकल एंगल पे जस्ट क्या होगा, ये जस्ट ग्रेजिंग इंसिडेंस एंगल पे जाएगा कि नहीं, क्रिटिकल एंगल पे, तो ये ग्रेजिंग इंसिडेंस एंगल पे चला जाएगा। चाहो तो कैलकुलेट भी कर सकते हो, कैसे, इस पॉइंट पर, इसको हम बोल देते हैं ए पॉइंट, ए पॉइंट पे अगर हम स्नेल्स लॉ लगाएं तो क्या आएगा, 5/3 इंटू साइन 37 इज इक्वल्स टू 1 इंटू साइन आर, जो रिफ्लेक्टिव एंगल है ये आर, ठीक। तो यहाँ से आप देखो 5/3 इंटू 3/5 इज इक्वल्स टू साइन आर, तो यहाँ से आर की वैल्यू क्या आ गई, 90 डिग्री, तो ये ग्रेजिंग करते हुए ऐसे निकल जाएगी बाहर, ठीक। अब एक बात मुझे बताना, एक बात मुझे बताना, क्या बताओगे, एक बात मुझे बताना, ये रे ऑफ लाइट ऐसे आ रही थी कि नहीं आ रही, हाँ सर ऐसे आ रही थी, ऐसे आ रही थी, ठीक, ऐसे आ रही थी, और आ ऐसे रही थी, मतलब ऐसे आना चाह रही थी और चली ऐसे गई, तो कितना ही मुड़ी रेट रे ऑफ लाइट, इतना मुड़ गई, यही तो है डेल्टा जो पूछा गया है, यही तो है डेल्टा, यस यही तो है डेल्टा जो पूछा गया आपसे, ठीक, यही तो है डेल्टा जो आपसे पूछा गया है, ठीक है। अब अगर ये 53 है तो ये कितना है 53, ये कितना है 37, अच्छा ये 37 है, ओके। अब अगर ये 53 है तो ये कितना है 37, अच्छा तो ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 74, तो डेल्टा एम कितना हो गया है सर, डेल्टा एम कितना आ गया, ये डेल्टा जो डेविएशन हुआ वो कितना आया, 37 डिग्री प्लस 37 डिग्री प्लस 53 डिग्री, इतना इसका डेविएशन हुआ, ये कितना हो गया, इन तीनों को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 127 डिग्री, ठीक 127 डिग्री, तो हमारा इसका आंसर क्या आ जाएगा 127। अब सर हमें कैसे पता रेडियन में आंसर देना है भैया, डिग्री में देना है, भाई पूरे सवाल में ना सारे एंगल्स डिग्री में दिए हुए हैं, ये 37 डिग्री दिया हुआ है, ये 90 डिग्री दिया हुआ है, सब जगह पे डिग्री में बात हो रही है, कहीं भी रेडियन में बात सवाल में नहीं हुई, तो अब अपना आंसर भी बाय डिफॉल्ट डिग्री में ही आप रिपोर्ट करोगे, तो आपका आंसर इंटीजर टाइप में क्या हो जाएगा 127, इंटीजर टाइप में आपका आंसर क्या हो जाएगा 127, ये हमारा आंसर हो जाएगा। एक बहुत ही शानदार सवाल था, बहुत अच्छा सवाल, ठीक है। तो ये सवाल मीडियम लेवल का था, ठीक है, ये सवाल मीडियम लेवल का था, करने लायक था, इसमें ज़्यादा कैलकुलेशन भी नहीं है, तो गुड क्वेश्चन, ठीक है, ये सवाल अच्छा सवाल है। नेक्स्ट भाई, अब इस सवाल में कुछ था ही नहीं, ठीक है, ये तो हलवा सवाल है, कैसे है, वीपी है, यहाँ से जितना करंट आया है आई, वो यहाँ पे इस ब्रांच में और इस ब्रांच में क्या हो जाएगा डिवाइड, तो हमारे पास आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा I1 प्लस I2, आई कितना हो जाएगा सर 50 माइनस वी पी अपॉन 10, I1 कितना हो जाएगा Vp माइनस 10 अपॉन 5 प्लस Vp माइनस 10 अपॉन 5, इन दोनों के लिए हमने लिख दिया। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है Vp माइनस 10, इसके लिए पोटेंशियल डिफरेंस Vp माइनस 10, इसके लिए भी Vp माइनस 10, और यहाँ से आप सॉल्व करोगे, अब मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, आप Vp निकालोगे तो आपको 18 वोल्ट मिल जाएगा, Vp आप सॉल्व करोगे तो 18 वोल्ट मिल जाएगा, आसान कैलकुलेशन है, मैं छोड़ रहा हूँ 18 वोल्ट आपका, मैं आंसर सीधा लिख के छोड़ रहा हूँ, 18 इसका आंसर है, ठीक, इजी क्वेश्चन था ये, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट, अब बोल रहा है एक डायपोल है जिसका डायपोल मोमेंट दिया हुआ है और कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं डायपोल मोमेंट के, एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाई हुई है। अब भाई ये जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है आप ध्यान से देखो, ये कांस्टेंट है, ये कैसी फील्ड है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट फील्ड है ये, मतलब वेरी नहीं कर रही, वेरी जब कर नहीं रही है तो ये कहाँ पे सिचुएटेड, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कहाँ सिचुएटेड उससे फर्क नहीं पड़ेगा, सीधे पोटेंशियल एनर्जी बतानी है, तो आप क्या लिखोगे माइनस पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर, और आपको पी वैल्यू सीधे क्वेश्चन में दी हुई है, पी की वैल्यू दी है 2 i कैप माइनस 3 j कैप प्लस 4 k कैप, और डॉट आपको क्या करना होगा ई वेक्टर, मतलब 5 i कैप प्लस 2 j कैप माइनस 3 k कैप, इतना जूल, ये हमारे पास आ जाएगा 2 5 10 माइनस 6 माइनस 12, तो ये हमारे पास माइनस 234 है ना, 5 2 माइनस 3,
हाँ सही तो है। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना आ रहा है, 10 माइनस ऑफ 10 माइनस 18 आ रहा है। ठीक है, 18 आ रहा है, तो ये हमारे पास इतना जूल आ गया, 8 जूल। कैलकुलेशन सही है ना? हाँ, 10 माइनस 18 8 जूल। तो इंटीजर टाइप में हमको क्या लिखना है, वैल्यू 8। 8 इज अवर आंसर। तो ये था भाई पेपर आपका। ठीक, अब इसमें से करने लायक कौन कौन से क्वेश्चन थे। ठीक, ये मैं आपको बताता हूँ एनालिसिस। बस 2 मिनट और लूँगा और एनालिसिस बताऊंगा। ठीक है, जिन सवालों को मैं स्टार मार्क कर रहा हूँ, अगर आपने वो सवाल एग्जाम में किए हैं, इसका मतलब आपकी तैयारी अच्छी है। ठीक, एक ये सवाल था करने लायक। ठीक, फिर ये सवाल भी करने लायक था, पर थोड़ा सा ही ट्रिकी था, जिसने अच्छे से पढ़ा होगा उसको, उसी के लिए, तो इसको मैं छोड़ देता हूँ। फिर ये सवाल करने लायक नहीं था, इसमें कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा है। ये सवाल करने लायक था, 2 सवाल हो गए। ठीक, 2 हो गए। ये सवाल भी करने लायक था, 3। ठीक, ये भी करने लायक था, 4। ये भी करने लायक था, 5। ये भी करने लायक था, 6। ये भी करने लायक था, 7। ये भी करने लायक था, 8। ये भी करने लायक था, 9। ये भी करने लायक था, 10। ये थोड़ा क्वेश्चन टफ था, तो 10 हो गए, इसको छोड़ दो। ये भी करने लायक था, 11। ये भी करने लायक था, 12। ये भी करने लायक था, 13। ये भी करने लायक था, 14। ये भी करने लायक था, 15। ठीक, ये भी करने लायक था, 16। ये क्वेश्चन टफ था, छोड़ दो इसको। फिर ये भी करने लायक था, पर ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, तो हम इसको भी मान लेते हैं कि हो सकता है बच्चा को क्लिक ना किया हो, तो 16 ही पर रहने देते हैं। ये करने लायक था, 17। ये करने लायक था, पर ये थोड़ा सा अच्छा सवाल था, 2 बार TIR हो रहा है, तो इसको भी मैं छोड़ देता हूँ, 17। ये करने लायक था, 18। और ये करने लायक था, 19। तो जिन बच्चों ने, आप कमेंट करके बताइए, जिन बच्चों ने सही क्वेश्चन करेक्ट कम से कम 16 से 19 के बीच में करेक्ट किए हैं, तो उनकी तैयारी डिसेंट चल रही है। ठीक है, या हम कह सकते हैं गुड चल रही है। अगर जिनके 16 से कम है, ठीक है, इससे भी ज़्यादा किए तो बहुत ही बढ़िया। और अगर आपकी तैयारी, अगर आपने 16 से कम सही किए हैं, तो आपको थोड़ा और रिवीजन करने की ज़रूरत है, इम्प्रूवमेंट थोड़ा और करने की ज़रूरत है। ठीक है, और प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। ठीक है, इस पेपर में आपने अगर 16 से 19 के बीच में सही किया है, सही मतलब सही, ठीक है, 16 से 19 के बीच में अगर आपने सही किया है, मतलब सब कटकटू के नेगेटिव मार्किंग काटने के बाद अगर इतना आपका है, ठीक है, एक आध क्वेश्चन में अगर ऑप्शन 19-20 हो गया हो तो उसको काउंट कर लेना, तो आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। तो आप कमेंट करके मुझे बताइए किस किस की तैयारी अच्छी चल रही है। कमेंट, मुझे कमेंट चाहिए आप सबसे कि किस किस की तैयारी अच्छी चल रही है। ठीक है बेटा, तो ये था आज का वीडियो। आई होप आपको समझ आया होगा, मज़ा आया होगा। बेस्ट ऑफ लक, तैयारी करते रहिए। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।